नमस्कार। श्री राम पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जे.आर. कडेला आज अपने नेक्स्ट क्लास में बात कर रहे हैं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास हो रही है वो क्लास है बीए फाइनल प्लस में जो हमारी बीए बीएड की क्लास है, बीए बीएड की क्लास है वो थर्ड ईयर की है और एमए फाइनल की है। एमए फाइनल में हमारा जो पांचवा पेपर है, देखिए चार हमारे पेपर एमए प्रीवियस में हो गए और पांचवा पेपर हमारा इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ रहे थे, तो इंडियन ज्योग्राफी में बीए सेकंड जो थर्ड ईयर थी, बीए थर्ड ईयर, उसकी भी सेकंड बुक इंडियन ज्योग्राफी है। बीए बीएड थर्ड ईयर है, उसकी भी सेकंड बुक इंडियन ज्योग्राफी है और एमए है, उसकी भी इंडियन ज्योग्राफी है। तो ये तीनों क्लासें साथ ही चलती हैं और हम बात कर रहे थे। देखिए, मैंने आपको बताया था हम भारत के भौतिक विभागों की बात कर रहे थे और भारत के भौतिक विभागों में हमारा हिमालय पूरा हो गया। हिमालय के बाद हमने दूसरा पढ़ा था उपजाऊ मैदान, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था उपजाऊ मैदान के बाद प्रायद्वीपीय पठार, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। प्रायद्वीपीय दक्षिण का पठार, या इसे कहते हैं दक्षिण का पठार। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया और ये हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम शुरू कर रहे हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान, थार का मरुस्थल मैंने आपको बताया था। देखिए, एक मैंने डिवाइड किया था थार का मरुस्थल, वो आपका मेरे बीए सेकंड ईयर की जो क्लास चल रही है राजस्थान का भूगोल, उस राजस्थान के भूगोल में जाके आप अपने भौतिक परिचय का जो हमारा भौतिक प्रदेश है राजस्थान के, उस भौतिक प्रदेश में मैंने राजस्थान के भूगोल के अंदर थार के मरुस्थल को करवाया था, उसको विस्तार से करवाया हुआ है। आप वहाँ से ये वीडियो देख सकते हो। आगे हम बात कर रहे हैं आगे तटीय मैदान। देखिए, हमने भारत के, ये हमारा भारत है और भारत के यहाँ मैंने आपको कल आपको बताया था, ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठार और प्रायद्वीपीय पठार के बिल्कुल पास में यहाँ प्रायद्वीपीय पठार के बिल्कुल यहाँ क्या है, देखिए ये प्रायद्वीपीय पठार है और प्रायद्वीपीय पठार के मैंने यहाँ बताया था, यहाँ एक दीवारनुमा पर्वत श्रृंखला है जिसे हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला कहते थे। यहाँ हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला, जिसको मैंने प्रायद्वीपीय पठार के अंदर बताया था हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी। तो हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी है, इसको हमने दो भागों में बांटा था। इसको सह्याद्री कहते हैं, सह्याद्री को हमने दो भागों में बांटा था और ये हमारा घाट, इसके जो पश्चिम में है, ठीक है, वो हमारा क्या था, घाट था। ये हमारा पश्चिमी घाट था, ये हमारा पूर्वी घाट था। पूर्वी घाट से लेकर, या हम बात करें हमारा ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से लेकर समुद्रों तक, पश्चिमी घाट से लेकर समुद्रों तक, तट के दोनों ओर, यहाँ भी और यहाँ भी, तट के दोनों ओर, देखिए पूर्वी तथा पश्चिमी घाट से लेकर तट तक या समुद्रों तक, तट के दोनों ओर एक विस्तृत मैदान पाया जाता है, जिसे तटीय मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? तटीय मैदान, जिसे क्या कहते हैं? तटीय मैदान। तट के पास सटा हुआ जो मैदान है उसे कहते हैं तटीय मैदान।
देखिए इस तटीय मैदान का जो निर्माण हुआ है वो या तो जल समुद्री क्रियाओं के द्वारा हुआ है। आपको पता है समुद्री जो क्रिया होती है वो जब ज्वार आती है, बहुत बार आप सुनते हो एस्चुरी, ज्वार नदमुख, और ये जो एस्चुरी और ज्वार नदमुख है ये अरब सागर की प्रसिद्ध है, अरब सागर की प्रसिद्ध है। पहले मैं आपको बता दूं कि एस्चुरी या ज्वार नदमुख और डेल्टा दोनों अलग चीज है। डेल्टा जो है वो बंगाल की खाड़ी के प्रसिद्ध हैं, बंगाल की खाड़ी के प्रसिद्ध हैं। आपको पता है बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। छोटे छोटे डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे हैं, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। क्या है? सुंदर वन का डेल्टा। तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं आपसे कि डेल्टा और एस्चुरी या ज्वार नदमुख, देखिए बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, यहां इस बात को ध्यान रखना कि बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि नर्मदा हो, चाहे तापी हो, चाहे हम बात करते हैं लूनी की, चाहे हम बात करते हैं माही की, चाहे कोई भी नदी हो, ये सारी की नदियां सारी जो अरब सागर में गिरती है, किसमें गिरती है? जो अरब सागर में गिरती है, वो डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती। वो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। इस बात पर फिर ध्यान दो, एक बार आपको मैं पुनः बता रहा हूं कि देखिए हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर घाट है। इधर हमारा पश्चिमी घाट है, इधर हमारा पूर्वी घाट है। पश्चिमी और पूर्वी घाट से लेके जहां तक समुद्र लगते हैं, समुद्रों तक विस्तृत भाग है, उसे अपने कहते हैं मैदान। क्या कहते हैं? मैदान। दूसरी बात, ये जो मैदान बने या ये तो समुद्री क्रिया के द्वारा बने या फिर नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए तलछट के द्वारा बने। तो मैदानों का निर्माण या तो समुद्री क्रियाओं के द्वारा हुआ, एस्चुरी और ज्वार नदमुख के कारण, और या फिर क्या हुआ? अपने नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ पदार्थों के द्वारा हुई। सबसे पहले आपको मैं बता रहा था कि एस्चुरी और ज्वार नदमुख और डेल्टा में क्या अंतर है। डेल्टा देखिए, डेल्टा डेल्टा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई सूक्ष्म जो मिट्टी होती है उसको डिपॉजिट करना, उसको निक्षेपित करना, और उससे क्या बनता है? डेल्टा बनता है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई। जबकि एस्चुरी या ज्वार नदमुख समुद्री लहरों के द्वारा लाए हुए पदार्थों से बनते हैं। समुद्री लहरों के द्वारा, समुद्री लहरों के साथ समुद्रों से जो मिट्टी आती है, या हम बात कर सकते हैं तटों के पास जब छलाटे मार के पानी ऊपर चढ़ता है तट के, तो वहाँ काफ़ी दूर तक मिट्टी को आगे घसीट देते हैं, तल की मिट्टी को, और वो क्या बनते हैं? एस्चुरी बनती है। तो याद रखना, अरब सागर में एस्चुरी बनती है, ज्वार नदमुख बनते हैं। ज्वार नदमुख, ज्वार माने जब महासागरों में ज्वार आता है तो नदी के मुख के आगे इकट्ठा कर देता है पदार्थ को, नदी के मुख को आगे इकट्ठा कर देता है। देखने में दोनों ये लगते हैं कि डेल्टा ही है, लेकिन ये जो होता है वो ज्वार के द्वारा बनता है। या नदियों का जो सागरों का पानी है उसमें जो लहरें उत्पन्न होती है, लहरों के कारण बनता है। लहर में क्या होता है? जब लहरें छलाटे मारती है, तो लहरें जब छलाटे मारती है तो उसमें जो मिट्टी वगैरह कट के किनारों पे जाके इकट्ठी हो जाती है, तो वो एस्चुरी है। लेकिन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थ अगर महासागर में डिपॉजिट कर देते हैं, निक्षेपित कर देते हैं, तो वो क्या बनेंगे? डेल्टा बनेंगे। आगे हम बात कर रहे हैं इसी के ऊपर, देखिए आगे हम बात कर रहे हैं मैदान की, मैदान की बात करते हैं। देखिए
ये हमारा है पूर्वी मैदान और ये हमारा है पश्चिमी मैदान। पूर्वी मैदान और पश्चिमी मैदान। देखिए दो प्रकार के मैदान हैं, पूर्वी मैदान और पश्चिमी मैदान। सबसे पहले अपने बातें करते हैं पश्चिमी मैदान की। किसकी? पश्चिमी मैदान की। तो देखिए पश्चिमी मैदान में हम बात करेंगे पश्चिमी मैदान। देखिए प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्व और पश्चिम में दो संकरे मैदान मिलते हैं जिन्हें पूर्वी तटीय मैदान या और पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। इनका निर्माण सागरीय तरंगों के द्वारा अपर्दन व निक्षेपण तथा नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के अवसादों से जमाव से होता है। ये मैंने आपको बताया अभी। फिर बात आती है पश्चिमी में तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान, देखिए मैंने आपको बताया था पश्चिमी तटीय मैदान। देखिए अपने यहाँ आपको मैंने पहले बताया था कच्छ की खाड़ी, ऐसे ठीक है। थोड़ा इसको अलग बना, इधर बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी देखो हमारा भारत की मुख्य भूमि का जो आखिरी छोर है, ये जहां पे तीन अर्धचंद्राकार आकृतियां मिलती है, कन्याकुमारी। ये यहाँ पर कन्याकुमारी है, तो ये कन्याकुमारी होगी। कन्याकुमारी तक देखिए कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक इधर जो मैदान है ये हमारा पश्चिमी मैदान है। क्या है? पश्चिमी मैदान है। और इधर अपने बात करेंगे बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा या पश्चिम बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक जो मैदान है ये हमारा पूर्वी मैदान है। पूर्वी मैदान है। आगे हम बात करते हैं पश्चिमी घाट के पश्चिम में हमारा पश्चिमी घाट है। ये हमारा पश्चिमी घाट है। अभी मैंने आपको बताया इसके पश्चिम में, पश्चिमी घाट के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी तटीय मैदान फैला हुआ है। यह पूर्वी तट की अपेक्षा इसमें देखिए इस मैदान के अंदर भिन्नताएं बहुत है, विभिन्नताएं बहुत है, विभिन्नताएं बहुत है पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट में। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं, भिन्नताएं बहुत है। आगे इस मैदान की औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। इस मैदान की औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर। ये जो है यहाँ अपने ऐसे कह सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी 64 किलोमीटर क्या है? चौड़ाई है। इस मैदान की क्या है? चौड़ाई 64 किलोमीटर है। लेकिन इस मैदान में सर्वाधिक जो चौड़ाई है, इस मैदान में सर्वाधिक जो चौड़ाई है वो यहाँ है, नर्मदा और ताप्ती नदी पर। नर्मदा और ताप्ती नदी पर, नदी वाला जो भाग है यहाँ इसकी सर्वाधिक चौड़ाई है लगभग 80 किलोमीटर, लगभग 80 किलोमीटर। तो हम ये कह सकते हैं इस मैदान की जो औसत चौड़ाई है वो 64 किलोमीटर है, लेकिन सर्वाधिक जो इसकी चौड़ाई है वो नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने के निकट सर्वाधिक चौड़ाई 80 किलोमीटर है। अनेक स्थानों पर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, सब जगह एक जैसी नहीं है। कई ऐसे भी भाग हैं जहां पर 50 किलोमीटर से भी कम है चौड़ाई, जहां 50 किलोमीटर। कहने का अर्थ ये हो गया औसत चौड़ाई जो है 64 किलोमीटर है, लेकिन सर्वाधिक जो चौड़ाई है वो 80 किलोमीटर है नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर। लेकिन कहीं कहीं 50 किलोमीटर से भी कम आपको इसकी चौड़ाई मिलेगी। आगे हम बात करते हैं, आपको मैंने पहले बता दिया इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां छोटी, देखिए
एक यहाँ इस बात को ध्यान रखना, ये सिर्फ एक तो नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी दो ही है, बाकी यहाँ पर यहाँ का जो मूल विभाग है ये है, इससे इधर नदियाँ इधर जाती है और इससे अधिकांश नदियाँ इधर। कह सकते हैं कि अधिक लंबाई वाली नदियाँ हैं वो पूर्वी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अधिक लंबाई वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ जो ये जो इधर नदियाँ आएगी वो बहुत ही कम लंबाई की होगी। मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि यहाँ अपने अरब सागर में जो नदियाँ गिर रही है वो बहुत ही कम लंबाई होगी, सिर्फ नर्मदा और ताप्ती नदी को छोड़कर। तो यहाँ अपने कह सकते हैं यहाँ जो नदियाँ हैं वो बहुत ही छोटी है, छोटी नदियाँ हैं। तो हम बात करते हैं अनेक स्थानों पर यहाँ नदियाँ जो है छोटी होती है और तीव्रगामी होती है, मतलब तेज गति की होती है। अधिकतर नदियाँ मुहाने पर डेल्टा न बनाकर, अभी मैंने आपको पहले बता दिया था, इस बात को पहले मैंने क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नदियों की लंबाई 1 नंबर बात कम है। 2 नंबर बात मैंने आपको ये बताई थी कि इस नदियों का ढाल अधिक होने के कारण इसकी गति ज़्यादा है, गति ज़्यादा होती है। 3 नंबर बात मैंने बताया, यहाँ जो नदियाँ, इसमें जो नदियाँ हैं वो कभी कोई भी डेल्टा नहीं बनाएगी। क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी या ज्वार नदमुख बनाएगी। तो यही बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। अधिकतर नदियां मुहानों पर डेल्टा न बनाकर ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान कोंकण तट कहलाता है। गुजरात से गोवा तक, गुजरात से अपने शुरू कर सकते हैं, गुजरात से गोवा तक, यहाँ अपने मान लो गोवा है, गोवा तक ये पूरे का पूरा तट क्या होगा? कोंकण तट होगा। कोंकण तट, कोंकण तट होगा, कोंकण तट कहलाता है, कोंकण तट कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तक का क्षेत्र कन्नड़ तट कहलाता है। और यहाँ पर गोवा से कर्नाटक तक, ये हमारा कर्नाटक वाला है, कर्नाटक कर सकते हैं इसको, कर्नाटक, और ये हमारा गोवा था, गोवा। तो ये क्या है? कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। आगे हम बात करते हैं, नीचे जो हमारा है ये है, ये जो हमारा है यहाँ, ये मालाबार तट है, अपने कर्नाटक से नीचे तक मालाबार, मालाबार तट कहलाता है, मालाबार तट कहलाता है। तो बता दिए मैंने, एक कोंकण तट हो गया, दूसरा कन्नड़ तट हो गया, तीसरा मालाबार तट हो गया। कन्नड़ तट कहलाता है। और कन्नड़ तट अत्यधिक संकरा भाग है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो तट है, तटीय मैदान, मालाबार तट कहलाता है। पश्चिमी तट पर कुछ पश्च जल पाए जाते हैं। पश्च जल माने पीछे हटके जल के अंदर वाले भाग में देखिए पश्च जल पाए जाते हैं। पश्च जल, पश्च जल, पश्च जल पाए जाते हैं पीछे हटकर, पीछे हटके माने केरल के कुछ भागों में या कर्नाटक के कुछ भागों में पश्च जल पाए जाते हैं, जिन्हें केरल में कयाल कहते हैं, कयाल कहते हैं। एक झील नुमा होता है ये, तो इसे क्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। आगे एक प्रकार का ये लेगुन झील है, जिसे एस्तानमुडी या बेम्बा नाडा है। और इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदानों की अगर बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी से हम बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से लेकर ये हमारा जो गंगा का डेल्टा है, गंगा का डेल्टा, गंगा के डेल्टा से लेके कन्याकुमारी तक, ये जो है हमारा इसका जो आंतरिक भाग है उसे कहते हैं पूर्वी मैदान। क्या कहते हैं? पूर्वी मैदान। 2 नंबर बात, यहाँ पर नदियाँ लंबी है, काफ़ी लंबाई वाली नदियाँ आती है। 2 नंबर बात, नदियाँ जो है अपने साथ जलोढ़ पदार्थ लेके आती है, उससे क्या होते हैं? इन मैदानों का निर्माण होता है। यहाँ पर जो मुख्यतः मैदानों का निर्माण जो होता है वो जलोढ़ पदार्थों, नदियों के द्वारा बहकर लाए गए जलोढ़ पदार्थों के कारण होता है। पूर्वी तटीय मैदान ये है मैदान बंगाल की खाड़ी से गंगा, उत्तर में गंगा के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इस तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
सीधे अगर बात करें तो ये यहाँ से लेके यहाँ उड़ीसा तक उत्तरी सरकार तट है, सरकार तट है, और यहाँ से नीचे ये जो है ये कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट है। तो ये हमने बात कर लिया, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट दो भागों में बांटा हुआ है। उड़ीसा या उत्कल तट, जो उड़ीसा या उत्कल तट जो गंगा मैदान से स्वर्ण रेखा नदी द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से 75 मीटर सर्वोच्च रेखा द्वारा अलग किया जाता है। जो हमारा बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर 75 मीटर की समोच्च रेखाएं हैं, उससे अलग करती है। इसका दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है, सीमा है, वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से लगती है। तमिलनाडु में यह मैदान, जो अब देखिए तमिलनाडु का जो मैदान है वो 100 से 120 किलोमीटर चौड़ा है। गोदावरी नदी के डेल्टा के उत्तर में यह तटीय मैदान संकरा हो जाता है, कहीं कहीं पर यह 32 किलोमीटर से कम चौड़ा है। यह मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के द्वारा डेल्टाओं से निर्मित होने के कारण अत्यधिक भूमि उपजाऊ होती है। इसे महानदी कृष्णा नदी के बीच उत्तरी सरकार का तट कहते हैं। मैंने लिख दिया उत्तरी सरकार तट। उसके बाद दक्षिण में, पश्चिम में करनूल है, कुडुप्पा है, अनंतपुरा है, चिंतूर है, जिले में रॉयल सीमा तट कहलाते हैं। ये पश्चिम बंगाल रॉयल सीमा तट हो गया, पश्चिम बंगाल का आ गया। कृष्णा नदी से कावेरी के बीच कोरोमंडल तट कहलाता है। यही तट चेन्नई तट से भारत की औसत समुद्री जो दूर ऊंचाई है वो मापी जाती है। बहुत बार बताया हुआ है कि भारत की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो कहाँ से ली जाती है, चेन्नई से लिया जाता है। पूर्वी मैदान में कई लेगुन झीलें पाई जाती है, जैसे उड़ीसा में चिल्का झील और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील, ठीक है, और तमिलनाडु की सीमा पर है। ये प्रसिद्ध है। पूर्वी तट कम कटाफटा है, इस कारण पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम दिखाई देती है। ठीक है, पूर्वी तट है जो हमारा कम कटाफटा होने के कारण यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाहें कम हैं। पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय तटवर्ती मैदानों की समीक्षा के आधार पर करें तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के सहारे स्थित मैदानों को पूर्वी तटीय मैदानों तथा प्रायद्वीपीय पठार के मैदानों के सहारे स्थित मैदानों का पश्चिमी तट मैदान कहलाता है। यहाँ कहने का अर्थ ये हो गया कि हमारा जो पश्चिमी और जो पूर्वी तटीय मैदान है वो एक हिस्सा अगर बात करें तो वो हिस्सा किसका है, हमारी गंगा के, जो गंगा या गंगा नदी है, गंगा नदी, सिंधु नदी, ये जो सारा यहाँ जो मैदान था वही है, लेकिन ये तट के ऊपर आने पर इसे तटीय मैदान कहा गया। आगे हम बात करते हैं, ये हमारा तटीय मैदान हो गया। इसके बाद हम करते हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह, द्वीप समूह की अगर बात करें, जो आज हमारा लास्ट है भौतिक विभाग जिसको पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद हमारा भारत का भौतिक विभाग कंप्लीट हो जाएगा। द्वीप समूह, द्वीप समूह, द्वीप किसे कहते हैं? देखिए, धरातल का वह भाग जो जल से चारों ओर से घिरा हुआ हो उसे द्वीप कहते हैं। प्राचीन काल की अगर बात करें, महाभारत के अंदर या रामायण के अंदर अगर बात करें, प्राचीन वेदों की बात करें तो तीन और जल से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते थे? द्वीप कहते थे। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो चारों ओर से जल से घिरे जो भूभाग होते हैं उसे अपने क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। धरातल का ऐसा भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है उसे अपने द्वीप कहते हैं। और असंख्यक द्वीप हैं इस धरती पे, बहुत सारे असंख्यक द्वीप हैं। लेकिन बात करें महाद्वीप तो द्वीप का बड़ा रूप जो होता है उसे महाद्वीप कहते हैं। और वर्तमान में यहाँ पर 7 महाद्वीप है, वर्तमान में 7 महाद्वीप है। आज हम बात करते हैं द्वीप की। देखिए, द्वीप में हम बात करें तो सबसे पहले अंडमान
निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। एक ये है और दूसरा जो हमारा आता है लक्षद्वीप। दो प्रकार के द्वीप आते हैं। भारत का अगर भौतिक विभाग की अगर बात करें तो दो प्रकार के द्वीपों का आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की अगर अपनी डिटेल से बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप जो है वो है अरब सागर में, अरब सागर में। आगे ये अरब लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप का अर्थ है 100 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का अर्थ है 100 द्वीपों का समूह है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में है। और अंडमान निकोबार जो है वो हम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी के अंदर नीचे से कुछ पर्वतीय भाग जो निकल जाते हैं, जो महासागरीय पर्वत होते हैं उनके अवशिष्ट भाग जो ऊपर निकले होते हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आर्कायोमा श्रेणी के पर्वतीय भाग है वो जो जमीन से अपने जल से बाहर आ गए और वो अंडमान निकोबार है। तो हम बात करेंगे कल इस पे कौन सी जनजाति रहती है, इसका कितने भाग है, कौन कौन से पार्ट्स हैं अंडमान निकोबार के, कल डिटेल से पढ़ेंगे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को। कल हम इस क्लास को भारत का भौतिक विभाग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।